नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी है फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। देखिए, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पूरी तरह से डाइजेशन कर लिया था। यानी पूरी तरह से डाइजेशन का मतलब कि बेटा जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था उसको हमने सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में तोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन था, अमाइनो एसिड में टूट गया था। और सारा, जैसे कि मैं बोला था कि सबका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने सभी बड़े बड़े को छोटों में तोड़ दिया था। जैसे कि प्रोटीन टूट गया था अमाइनो एसिड में, जैसे कि फैट टूट गया था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जैसे कि पॉलीसेक्राइड टूट गया था मोनोसेक्राइड में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड टूट गया था पेंटोज शुगर में और नाइट्रोजनस बेसिस में। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो चुका था। और पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ था वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में हो चुका था। अब जो बेटा जब पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बन गए हैं, देन इट कैन बी इजिली टेकन अप बाय द ब्लड वेसल। ओके, अब ये ब्लड वेसल के अंदर में जा सकते हैं। तो सुनिएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? सो एब्जॉर्प्शन सिंपल टर्म में एकदम ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ प्रोसेस, व्हाट बोला, क्या बोला बेटा? इट इज अ प्रोसेस इन विच, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड कैन बी टेकन बाय द ब्लड वेसल और कैपिलरीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी जो फूड जो डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेशन कहाँ हुआ है? आपके इंटेस्टाइन में। तो भैया वहां के आसपास में जो ब्लड वेसल होंगी वो ब्लड वेसल इन स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स को लेंगी। किसको लेंगी बताइए, किसको लेंगी? जैसे प्रोटीन टूटा है अमाइनो एसिड में, सबसे छोटा यूनिट, तो अमाइनो एसिड आसानी से जा सकता है ब्लड वेसल में। फिर अगर बात करें पॉलीसेक्राइड टूटा है मोनोसेक्राइड, यानी कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आसानी से जा सकता है ब्लड वेसल्स में। फिर अगर बात करें फैट टूटा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, सबसे छोटी यूनिट है, ये जा सकता है आपके ब्लड वेसल्स में। फिर न्यूक्लिक एसिड है, वो टूटा है किसमें बेटा? दैट इज पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस में। तो बेटा ये भी आसानी से आपके ब्लड में जा सकता है। तो बेटा बस इतना है ध्यान रखना, जो डाइजेस्टेड फूड है जब वो ब्लड में या कैपिलरीज में घुसता है, इसी सिंपल प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। चूंकि डाइजेशन कंप्लीट हुआ है कहाँ पे? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेटा ये जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ही होगा। ये गांठ बांध लीजिएगा। तो देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय, क्या बेटा जी? एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने सिंपल सेंटेंस में बोला, डाइजेस्टेड फूड का किसके अंदर में जाना? ब्लड वेसल या कैपिलरीज में घुस जाना। इसी को हम सिंपल टर्म में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए देखते हैं। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि पूरी तरह से फूड क्या हो गया है? डाइजेशन हो गया है फूड का। जैसे पूरा देखिए, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल था, टूट गया है सिंपल मॉलिक्यूल में, किसमें बेटा जी? अमाइनो एसिड में। कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, कहाँ हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कि एक और है, जैसे मान लीजिए पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारे शुगर मिलते हैं, टूट चुका है किसमें बेटा? मोनोसेकेराइड में। यानी अगर बोले क्या बोल सकते हैं इसको? वही ग्लूकोज में। ठीक है जी, सिंपलेस्ट। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। क्या? सबसे सिंपल। इसकी बात कर लें, फैट टूट चुका है अपने यूनिट में, कंस्टिट्यूएंट में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। क्लियर है जी? तो सारा चीजों का कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम वेरी स्मॉल। अब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? बहुत ही स्मॉल हो गए हैं। दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। मैंने पहले ही बोला भैया डाइजेशन कहाँ हुआ है? इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा? फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जाके खुलती हैं ब्लड वेसल्स में। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी, देखिए ये मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज है। क्या बेटा, ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज कंबाइन होके 1 2 3, ये 1 2 3 तीन ब्लड कैपिलरीज कंबाइन होके खुलेंगी किसमें बेटा, ब्लड वेसल में, यानी कि आपके आर्टरीज और वेन्स में जाके खुलती हैं। सिंपल सी बात है, ब्लड कैपिलरीज जब बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज कंबाइन होंगी तो वो ओपन होती है किसमें, ब्लड वेसल में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेशन हो गया है, मॉलिक्यूल्स एकदम छोटे छोटे हो गए हैं, दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब ये इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर में जा सकते हैं जहाँ पे क्या है, विच कंटेन ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज एंड गो इनटू आवर ब्लड। हमारे कहाँ जाएगा, यानी बेटा जी सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन जो क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड था, ये डाइजेस्ट होके किसमें टूट गया, अमाइनो एसिड में, जो कि एकदम स्मॉलेस्ट फूड है। ठीक है, अब ये जो स्मॉलेस्ट फूड है ये चला जाए किसमें बेटा, ब्लड वेसल में। कहाँ चला जाए, ब्लड वेसल में। कहाँ पे, इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल मौजूद है उसके अंदर में घुस जाए ये अमाइनो एसिड, जाके जो डाइजेस्टेड फूड है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। नोट डाउन कर लेंगे, देखिए विजिबल है या विजिबल है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड स्मॉलेस्ट, बिल्कुल विजिबल है। सो देखिए एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब है कि बेटा डाइजेस्टेड फूड किस में चला जाए, ब्लड वेसल में चला जाए, इसी को सिंपल टर्म में बोलते हैं क्या बेटा जी, डाइजेशन। देखिए प्रोटीन टूटा अमाइनो एसिड में, तो कॉम्प्लेक्स टूटा सिंपल में, इसको मैंने क्या बोला था, डाइजेशन। अभी जो डाइजेस्टेड फूड है जब ये जाएगा ब्लड वेसल के अंदर में, जो कि इंटेस्टाइनल वॉल की ब्लड वेसल्स है, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, तो इसी प्रोसेस को बोला है क्या बेटा जी, एब्जॉर्प्शन। क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन। सो जैसा कि मैंने बोला था कि इंटेस्टाइन जो होती है मेन रीजन होती है जहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो ये भी पॉइंट दे रखा है, इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब सुनिएगा एक टर्म जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए इस टर्म को समझिएगा, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। इसको जरा सिंपल टर्म में अगर आप समझें, सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक है जी, कोई एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर का वायर है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया मान लीजिए 2 मीटर का है। लेकिन बेटा जी अब इसी वायर को आप कंडेंस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इतने छोटी सी जगह में कुछ इस तरह का आप बना लीजिए, तो आप बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका होगा कि इसका होगा। देख के ही बता सकते हैं सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, काफी कम। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा। इसका सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। जैसे देखिए सुनिएगा, होता क्या है, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, क्या होती है बेटा जी, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वहां पे लार्ज नंबर ऑफ विलाई मौजूद होती है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। जैसे मैंने बोला ना कि या तो ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर था, अब इसको इतना था, अब ये क्या कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, आप तार को ऐसे भी रख सकते हैं। तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है आपके इंटेस्टाइन की वॉल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई
द एब्जॉर्प्शन इज मोर इन केस ऑफ इंटेस्टाइन। तो आंसर ये है बेटा जी कि जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसके अंदर में बहुत सारे लार्ज नंबर में विलाई होते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। तो जो पूरा इंटेस्टाइनल वॉल होती है वहां पे लार्ज नंबर में विलाई होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा ये इनफोल्डिंग्स होती है उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा बेटा जी, एब्जॉर्प्शन। तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप ऐसे आगे भी बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विलाई। तो जो आपका इस स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल लेयर में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं। इस इनफोल्डिंग्स को हम विलाई कहते हैं, और विलाई अल्टीमेटली सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। अब देखेंगे ये जो विलाई है, विलाई के पास पास में ही ब्लड वेसल्स हैं। देखिए ये दिख रहा है ब्लड वेसल। विलाई किसका पार्ट है, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये विलाई किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसका पार्ट है आपका विलाई। अब यहाँ पे मान लीजिए एकदम छोटा छोटा फूड है। देखिए ये मान लो ये ब्लड वेसल है, थोड़ी इस तरह की होगी। ठीक है, छोटा सा फूड है जो कि डाइजेस्टेड फूड है। तब ये जो डाइजेस्टेड फूड आपको दिख रहा होगा ये धीरे से कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल में चला जाएगा, और ब्लड वेसल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, सेल के अंदर में चला जाएगा। ये जो डॉट दिख रहा है ये है क्या, डाइजेस्टेड फूड। क्या है बेटा जी, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है जी। तो आप अब आंसर दे सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि भैया सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है, तो आप सिंपल से बोलिएगा कि सर जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ लार्ज फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स दैट इज नोन एज विलाई which increases the surface area of small intestine in many folds, and as we know that surface area directly proportional होला। किससे बेटा जी बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एब्जॉर्प्शन के। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और जस्ट इस विलाई के नीचे में ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, फिर ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होगा, आपके किस में घुस जाएगा, ब्लड वेसल में घुस जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, डाइजेस्टेड फूड सेल के पास में जाएगा, और जब सेल इसको यूटिलाइज कर लेता है तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। देखिए ये पॉइंट, द इनर लाइनिंग जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग है of small intestine has numerous finger like projection। ये फिंगर की तरह दिख रहा है, यहाँ ऐसे रखे, देखिए किसकी तरह दिख रहा है, आप देख भी पाओगे एकदम जैसे फिंगर है वैसे ही वैसे ये है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड एज विलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, दैट इज कॉल्ड एज विलाई, VILLI, विच इंक्रीजेज, जो सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन। दिस विलाई, अब देखिए ये विलाई जो होती है रिचली सप्लाइड है, किसके साथ में, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज के साथ में, रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल व्हिच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल, जो एब्जॉर्ब फूड को लेके जाती है ईच एंड एवरी सेल तक लेके जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या बेटा जी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मीनिंग है जो फूड डाइजेस्ट हो गया ये आपके ब्लड वेसल में अगर पहुंच गया तो इसी को बोलते हैं बेटा जी क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से मैंने बोला कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जिसका जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा है। अब हमने देखा कि जो इंटेस्टाइन की वॉल है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो सरफेस एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और ये लार्ज इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं विलाई। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिंपल सा जवाब है बिकॉज वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स large number of villi
that increases the surface area many folds. As a result of this, absorption also increases by many folds. अब ये जो digested food होगा, सॉरी absorbed food होगा, वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा? absorbed food धीरे धीरे कहाँ जाएगा? आपके सेल में जाएगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, जब ब्लड में चला जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। और जब ये पूरी तरह से सेल के पास पहुंच जाएगा, सेल उसको यूटिलाइज करेगा, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। तो इसको लर्न कर लेंगे, फिर हम एसिमिलेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है, देखिए जो एब्जॉर्ब फूड है वो ईच एंड एवरी सेल के पास गया, और सेल जब इसको यूटिलाइज करता है तो इससे प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, या फिर इसका इस्तेमाल करेगा बिल्डिंग अप ऑफ द न्यू टिश्यू, या फिर रिपेयर करेगा ओल्ड टिश्यू को। तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा जी एसिमिलेशन। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका विलाई, ठीक है जी, जो कहाँ बेटा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, उसकी वॉल में होगा, ठीक है, इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में है, यहाँ पे है विलाई। विलाई में क्या हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी इनफोल्डिंग्स है, ये कोई डाइजेस्टेड फूड है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल जाके जुड़ी है किसी, मान लीजिए कोई भी एक सेल है, ठीक है, ठीक है। जब बेटा जी ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो दिख रहा है ऊपर है, ये आपका छोटा सा फूड है जिसको हमने बोला डाइजेस्टेड फूड, ओके। जब ये डाइजेस्टेड फूड आपका अंदर में आ जाएगा, इनटू ब्लड वेसल्स के अंदर में आएगा, तो इस प्रोसेस को हमने अभी बोला, क्या बोला जी? एब्जॉर्प्शन। क्या बोला बेटा? एब्जॉर्ब हो गया, यानी डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड अगर आ गया आपके ब्लड वेसल में, इसको बोल दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या बोल दिया बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ये धीरे धीरे मूव करके ये पहुंच जाएगा सारा सेल के अंदर में। तो जब ये फूड जो है, जो अब ये फूड जो पहुंचा है यहाँ पे, कौन सा फूड है? एब्जॉर्ब्ड फूड, ओके। एब्जॉर्ब फूड, जब ये एब्जॉर्ब फूड पहुंचेगा ब्लड वेसल से होते हुए, चूंकि ये क्या है, ये है बेटा जी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से होते हुए सेल के पास पहुंचेगा, तो सेल इस एब्जॉर्ब फूड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, और ब्रेक करके इससे क्या प्रोड्यूस करेगा? एटीपी। क्या प्रोड्यूस करेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाएगा, यानी यही जो होती है हमारी बॉडी में एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या एनर्जी करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एब्जॉर्ब फूड यूटिलाइज होगा बाय ईच एंड एवरी सेल के द्वारा, सेल तक पहुंचा है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एनर्जी, या फिर नई सेल के पास में पहुंचेगा तो नई टिश्यू बना सकता है, बिल्डिंग अप ऑफ अ न्यू टिश्यू, या फिर रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। ये तीनों काम करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच absorb food transfer to each and every cell. Now each and every cell utilize it in order to gain energy, या तो एनर्जी गेन कर सकता है, या नई टिश्यू बना सकता है, या ओल्ड टिश्यू को रिपेयर कर सकता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दैट इज द लास्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इजेशन। चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं ऑफ द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, दैट इज इजेशन। सो इजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, जो चीज़ें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गई
वो आसानी से एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच गई, वहाँ उसने यूटिलाइज कर लिया, उसने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, रिपेयर कर लिया, ओल्ड टिश्यू को नई टिश्यू भी बना ली, सब कुछ हो गया। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट अनडाइजेस्टेड फूड? तो जो मेरी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो पचा नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फीकल मैटर, क्योंकि वो बेटा आपका रिमूव होगा फ्रॉम द एनस, ओके, फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड इट विल बी, दिस इज द एंटीरियर एंड दिस विल बी द पोस्टीरियर साइड, देयर विल बी द एनस, फ्रॉम एनस it will be removed out. So the process through which undigested food, or simply we can say that the fecal matter can be discharged out from our body by a simple process that is known as egestion. क्या बोलेंगे बेटा जी उसको? egestion. So it is a process through which fecal matter simply means undigested matter यानी जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई हैं इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ईजेशन. एंड ईजेशन होगा कहां से? इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच फीकल मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस, ओके जी, एनस से बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन. क्या बोलेंगे? ईजेशन. चलिए, तो कह रहा है कि हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, सब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाए, तो जब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाए तो जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई हैं तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगी, और एब्जॉर्ब भी नहीं होंगी तो आपका ये पास होंगी लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आखिरी में आपका एनस के थ्रू रेक्टम के बाद एनस से डिस्चार्ज हो जाएंगी, दैट अनडाइजेस्टेड मटेरियल. ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए. अ पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. कुछ ऐसा भी फूड है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है. देन द अनडाइजेस्टेड फूड, देखिए जब वो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, बड़े से छोटे में टूटा ही नहीं है, तो ब्लड वेसल के अंदर में जाने का सवाल ही नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं. द अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके. तो आपका एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ ब्लड वेसल्स में, तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वैसे ही वैसे आपके लार्ज इंटेस्टाइन से पास होगा और रेक्टम और थ्रू एनस ये डिस्चार्ज हो जाएगा आपकी बॉडी से बाहर. सो द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अ वाइडर सेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन. तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा बड़ा सेक्शन में, वाइडर सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. इसको वाइडर सेक्शन क्यों बोल रहे हैं बेटा? जब आप फिगर देखोगे तो इसकी जो नली जो है ना, नली वो थोड़ी बड़ी है, लेंथ देखोगे वो थोड़ा ज्यादा है. हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह का था, इस तरह से छोटे छोटे, लेकिन इसमें जब आप देखोगे सिक्कम कुछ इस तरह, तो ये बड़ा बड़ा है बेटा, वाइडर सेक्शन थोड़ा बड़ा बड़ा इस तरह से दिखेगा, इसीलिए इसको बोला वाइडर सेक्शन, यानी बड़े बड़े ट्यूब्स होंगी, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ ये पॉइंट याद करने वाला बेटा. देखिए हाँ ये ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्रिक्वेंटली अगर बोले तो डाइजेशन कुछ भी नहीं होता है आपके कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में. लेकिन बेटा एब्जॉर्प्शन होता है. डाइजेशन किसी भी चीज, क्योंकि सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन बेटा जी किसी चीज का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन भले ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में भले ही एब्जॉर्प्शन ना हो, लेकिन वहां पे भले ही डाइजेशन ना हो, लेकिन वहां पे क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है. देखिए तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन डाइजेशन हम बोल सकते हैं जनरली कि नहीं होता है. तो बेसिकली किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. जब आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास कर रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, तो उसके अंदर में बहुत सारा वाटर रहता है, इस वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. तो याद कर लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करता है मोस्ट ऑफ द वाटर, किसका? वाटर का, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. सो लार्ज इंटेस्टाइन में लिख दिया एब्जॉर्प्शन होगा,
डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट है। पहला होगा सीकम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ओपन होता है सीकम में, पहले ही बता चुके हैं, थ्रू द इलियोसिकल वेल्व। ओके, उसके बाद सीकम के बाद दैट इज द सेकंड सेक्शन, दैट इज द कोलोन। ओके, कोलोन के 3 सेक्शन, जो नीचे से ऊपर जाएगा असेंडिंग, जो हॉरिजॉन्टल जाएगा ट्रांसवर्स, जो नीचे आएगा डिसेंडिंग। ओके, एंड द लास्ट दैट विल बी द रेक्टम, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वहां पे सीकम में थोड़ी बहुत बातें सीखेंगे, कोलोन और लास्ट में रेक्टम, और ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज सीकम, उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो इलियम है दैट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है जी। तो इलियम, पार्टिकुलरली बात हो रही है इलियम की। इलियम जो है ओपन होता है इनटू द सीकम। ये जो सीकम है ये फर्स्ट पार्ट होता है किसका बेटा जी, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ध्यान रखिएगा, जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वह ओपन होगा इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ किसका बेटा जी, लार्ज इंटेस्टाइन का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम। तो इलियम ओपन होता है सीकम में थ्रू अ वेल्व, द नेम ऑफ दैट वेल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलियोसिकल वेल्व। कौन सी वेल्व बेटा जी, इलियोसिकल वेल्व। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है सीकम। It is the first part of large intestine in which ileum, that is the small intestine का part है, opens through, किसकी मदद से खुलता है, through the ileocecal valve। कौन सी valve से ओपन होगा, ileocecal valve। यहाँ पे कुछ अगर बात करेंगे, जो आपका सीकम है वहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जनरली सीकम के साथ में प्रेजेंट रहती है। दैट इज लैक्टोबैसिलस की तरह की एक एंजाइम होती है जो आपके विटामिन B12 का सिंथेसिस कराती है इन ह्यूमन बॉडी। तो याद कर लीजिएगा, सीकम कंटेन्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बात करोगे क्या बेटा, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, जो विटामिन B12 दैट हेल्प इट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सीकम के अंदर में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कि किस चीज की सिंथेसिस में मदद करते हैं, विटामिन B12 की सिंथेसिस में मदद करते हैं। अब जब आप देखोगे सीकम को, तो सीकम के पास में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है फ्रॉम द सीकम, दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बेटा जी, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर में वेस्टिजियल है, यानी पहले ये फंक्शनल हुआ करता था। चूंकि देखिए पहले के लोग जो थे ना, हमारे जो पूर्वज थे, वो आपका पत्ता वत्ता ये सब चीज खाते थे, और पत्ते में बेसिकली सेलुलोज होता है, ठीक है। तो सेलुलोज का डाइजेशन होता है, कौन मदद करता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन अब हम घास भूस ये नहीं खाते हैं, हम लोग अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर चुके हैं। तो बेटा जी हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो सेलुलोज का डाइजेशन करता था, हम सेलुलोज अब खाते ही नहीं है, पहले सेलुलोज हमारे पूर्वज खाते थे। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, नॉन फंक्शनल। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो भी आपके नॉन फंक्शनल ऑर्गन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि अराइज हो रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द सीकम इज बेसिकली वेस्टिजियल। ये हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, वेस्टिजियल होता है या नॉन फंक्शनल होता है। वेस्टिजियल का मतलब क्या होगा बेटा, नॉन फंक्शनल, यानी कि जो काम लायक नहीं है हमारे अंदर में, ठीक है। सो कह रहा है अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम सीकम इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सॉरी सीकम, a narrow finger like tubular projection arises from सीकम is called, सॉरी इसको लिख लीजिएगा, is a vestigial organ found in human beings called as वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके जी, तो ये आपका एक क्या है बेटा जी,
एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, वर्मी, VERMIAPPENDIX, ओके। सो एक नैरो प्रोजेक्शन जो आपके सिक्कम से निकल रहा है, ठीक है, वो जनरली क्या होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन है, नॉन फंक्शनल है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन बेटा जी कभी कभार इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में बहुत ही तेज दर्द होता है, असहाय दर्द होता है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, एकदम बहुत तेज दर्द होता है। ये यहाँ पे जो दर्द उठता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस, APPENDICITIS, अपेंडिसाइटिस। ये जो बहुत सीवियर पेन होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे धीरे धीरे कुछ बैक्टीरिया का डिपोजिशन होने लगता है। फॉर एग्जांपल ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और इंटेरोकोकस, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे जब डिपोजिट हो जाती हैं तो ये कज करती हैं सीवियर पेन इन केस ऑफ दिस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, और इसी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस, ओके। देख लीजिए, समटाइम्स इन्फ्लेमेशन, ये जब इसके अंदर में जैसे देखिए कोई भी चीज है, ये इस तरह की थी, इसके अंदर में धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ता गया, तो ये क्या होगी बेटा, धीरे धीरे फूल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया फूलना। तो ये क्या होगी, कभी कभार क्या हो जाता है आपका, ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये इसके अंदर में फुला हो जाता है, यानी ये फूल जाती है, इन्फ्लेमेट कर जाती है। क्यों, विच कजेज सीवियर पेन, दैट इज नोन एज, जिसकी वजह से सीवियर पेन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। दिस इज बिकॉज डिपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का डिपोजिशन होने लगता है इन अपेंडिक्स, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड इंटेरोकोकस। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारे अंदर में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार दर्द उठ जाता है, ये दर्द बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपका जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बैक्टीरिया क्या हो गए हैं, डिपोजिट हो गए, ई कोलाई की तरह, स्ट्रेप्टोकोकस की तरह, इंटेरोकोकस की तरह। नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जो लास्ट सेक्शन हमें पढ़ना है अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, उसमें बचा है कोलोन। देखिए जो ये सिक्कम होता है, फर्स्ट पार्ट जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ओपन होता है इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से आपका फीकल मैटर पास आउट होके जाएगा, दैट इज कोलोन। और कोलोन बेसिकली अगर देखेंगे तो कोलोन के 3 पार्ट्स होंगे, जैसे ये सिक्कम है, ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी देखा था कुछ इस तरह का, ये सिक्कम है, सिक्कम ओपन होगा इनटू द, ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज द असेंडिंग कोलोन, ओके जी, असेंडिंग कोलोन। फिर एक हॉरिजेंटल की तरफ मूव करेगा, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, और एक नीचे की तरफ आएगा, दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो ये जो कोलोन है डिवाइडेड है 3 पार्ट में, जो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग कोलोन, जो हॉरिजेंटली जा रहा है दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, एंड द लास्ट वन दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन। अभी जो डिसेंडिंग कोलोन होता है बेटा जी, ये ओपन होता है इनटू द रेक्टम। किसमें ओपन होगा, रेक्टम में। तो जो रेक्टम होता है बेटा जी, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके जी। और ये जो यहीं पे जब फीकल मैटर आता है ना, ये जो फीकल मैटर है, तो जो फीकल मैटर आता है वो स्टोर होता है आपके रेक्टम के अंदर में। कहाँ पे बेटा जी, रेक्टम जो है वहीं पे स्टोर होगा, और जब ये बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाएगा तो बाय द हेल्प ऑफ एनल स्पिंचर ये एनस से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो इट ओपन आउटसाइड थ्रू एनस बाय द एनल स्पिंचर। Rectum is the large part of the alimentary canal. It is the storage site for the fecal matter, and it open outside through the anus by anal sphincter. So this is all about the nutrition in case of human beings. We have done what, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then egestion is also done. So this is all about the digestion or nutrition in case of human beings. दोस्तों अगर काइंडली ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपने अपने दोस्तों को बताया तो सही है, और भी थोड़ा इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हमें करेज मिले, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू ऑल।